मुद्रा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो मुद्रा? इस पाठ का नाम सुन के आपके चेहरे में एक अलग सी चमक दिख रही है मेरे को। ये मुद्रा शब्द ही ऐसा है कि सबको इस पे इंटरेस्ट आता है ना। मुद्रा से पहले मैं आपको वस्तु विनिमय के बारे में बताता हूं, उसके बाद अपन मुद्रा चालू करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले मुद्रा से पहले दुनिया में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। बाद में मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा को बनाया गया सुविधा के लिए। तो चूंकि मुद्रा से पहले दुनिया में वस्तु विनिमय प्रचलित थी, तो वस्तु विनिमय क्या है इसे पहले समझते हैं। और उससे भी पहले ये समझिए कि विनिमय क्या है। विनिमय को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सचेंज। हिंदी में विनिमय कहा जाता है और उसका मतलब होता है अदला बदली या लेन देन करना। प्राचीन काल में जब दुनिया में मुद्रा नहीं थी, तो लोग वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करते थे। यानी आपको अगर दाल चाहिए तो बदले में आप कुछ वस्तु देते थे सामने वाले को। मान लीजिए आपने चावल दे दिया उसको, तो बदले में आपको क्या देता था? दाल देता था। उसको चावल चाहिए, आपको दाल चाहिए, दोनों की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के बदले हम वस्तु प्राप्त करते हैं, यानी हम कोई चीज उसको देते हैं और वो हमको वो चीज देता है जो हमको चाहिए, तो उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण ये सबसे पहले दुनिया में, मुद्रा से भी पहले दुनिया में जो प्रचलित थी, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तो वस्तु विनिमय में ऐसी क्या खासियत है जो मुद्रा से पहले भी यही प्रचलित थी? कुछ तो विशेषताएं होंगी। तो क्या विशेषताएं थी? दो तीन विशेषताएं आपको बता देता हूं। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषताएं। पहली विशेषता है बहुत सरल प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली विशेषता है कि यह अत्यंत सरल है। इसके लिए बहुत ज्यादा हिसाब किताब, पढ़ा लिखा होना या गणित की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में सिर्फ करना क्या है? आपको जो चीज चाहिए वो दूसरे से ले लो और उसको जो चीज चाहिए वो आप अपने से दे दो। वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना बहुत आसान प्रणाली है। इसके लिए गणित और पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यंत सरल प्रणाली है, इसीलिए दुनिया में मुद्रा से पहले आ गई थी वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। दूसरा है अत्यधिक उत्पादन अथवा न्यूनतम उत्पादन। अत्यधिक और न्यूनतम उत्पादन यह एक समस्या है वास्तव में। अगर बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाए किसी वस्तु की तो क्या होगा? कल आपने मांग और पूर्ति पढ़ा था। किसी वस्तु की बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाए तो क्या होगा? उसकी कीमत इतनी घट जाएगी कि जो उत्पादन करता है उसे उसका वो जो उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं होगा।
आपने अपने गांव के बाजार में देखा होगा, कभी कभी टमाटर मार्केट में इतना आ जाता है कि 2 रुपए किलो भी लोग नहीं खरीदते हैं, तो किसान को उसका उत्पादन लागत भी नहीं मिलता है। अत्यधिक उत्पादन होने से उत्पादनकर्ता को क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत गिर जाती है। दूसरा है न्यूनतम उत्पादन, माने कम उत्पादन। कम उत्पादन होने से क्या होगा, वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी और जो खरीदार है अर्थात क्रेता, उसको कष्ट होगा, वस्तुओं की कीमत अधिक होगी। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली में अत्यधिक उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन की संभावना बनी रहती है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके पैसा कमाना चाहते हैं। ब्लैक मार्केटिंग या वस्तुओं को बाजार में आपूर्ति को घटा करके मुद्रा कमाना चाहते हैं। तो ये दोनों प्रकार की संभावना मुद्रा विनिमय प्रणाली में बनी रहती है कि वस्तु की अधिक उत्पादन हो जाए या वस्तु की पूर्ति बाजार में कम हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और दोनों ही परिस्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। परंतु ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, अत्यधिक उत्पादन या न्यूनतम उत्पादन की जो संभावना है, वह वस्तु विनिमय प्रणाली में आता ही नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली होगी तो उत्पादनकर्ता जरूरत से ज्यादा उत्पादन भी नहीं करेगा और न ही वस्तु के उत्पादन में अत्यधिक कमी भी नहीं करेगा, बल्कि उतना ही उत्पादन करेगा जिससे काम चल जाए। अत्यधिक उत्पादन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ज्यादा उत्पादन करेगा तो उसको रखेगा कहां, क्योंकि दुनिया में मुद्रा तो है ही नहीं। आजकल जब से मुद्रा बाजार में आई है, लोग ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं और ज्यादा उत्पादन करके अपने उत्पादन को बेच देते हैं और पैसा को अपने पास रखते हैं, क्योंकि दुनिया में मुद्रा आज है। लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तब लोग ज्यादा उत्पादन नहीं करते थे, क्योंकि ज्यादा उत्पादन करके भी उसको वस्तु को तो ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते ना। आप टमाटर या गन्ना को या चावल या गेहूं को 20 साल तक रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो वो उतना ही उत्पादन करते थे जितना जरूरत है। तो कुल मिलाकर के वस्तु विनिमय प्रणाली का लाभ ये है, खासियत ये है कि अत्यधिक और न्यूनतम उत्पादन की जो पॉसिबिलिटी बनी रहती है वो नहीं है इसमें। ये प्रॉब्लम वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं है। ना तो वस्तुओं की आपूर्ति ज्यादा होती है ना कम होती है, बैलेंस रहता है, जितना जरूरत है उतना ही उत्पादन होता है। सरल विधि। जब दुनिया में मुद्रा नहीं थी तब भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। एक देश अपने पड़ोसी देश के साथ आयात और निर्यात किया करता था, और तब दूसरा देश अगर हमारे देश को कुछ भेजता था, सामान, वस्तु, तो हम भी उसको वस्तु देते थे और बहुत ज्यादा उसमें हिसाब किताब की जरूरत नहीं थी। यानी इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली सरल विधि थी। एक कुछ सामान वहां से मंगा लो, कुछ सामान यहां से भेज दो। लेकिन जब से मुद्रा बाजार में आई है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है, वह बहुत पेचीदा और हिसाब किताब वाला बन गया है। आप जानते हैं दुनिया में जब हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में व्यापार करते हैं तो हमें हमारे देश की मुद्रा से व्यापार नहीं होता है। हम अगर दूसरे देश से कोई सामान खरीदेंगे तो हमको जो भुगतान करना पड़ता है वो डॉलर में करना पड़ता है। वो हमारे देश से कोई सामान खरीदेंगे
तो वो हमको जो भुगतान करेंगे रुपये में नहीं करेंगे, डॉलर में करेंगे। और डॉलर, $1 बराबर आज के डेट पे कितना रुपया होता है? कुछ लोग 80 कह रहे हो, कुछ लोग 83 कह रहे हो। ये कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आज जो रुपये की कीमत है डॉलर के मुकाबले, वो कल और हो जाएगा। तो हर दिन आपको अगर व्यापार करना है तो डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत, पाकिस्तान बांग्लादेश से आप अब ट्रेड कर रहे हैं तो वो डॉलर के मुकाबले वहां की टका की कीमत, वहां टका चलता है ना, रूस में रूबल चलता है। तो हर देश की अलग अलग मुद्रा है, वहां की मुद्रा के साथ बड़ा पेचीदा हिसाब किताब हो जाता है मुद्रा में व्यापार करना, है ना। वो सारी समस्याएं वस्तु विनिमय प्रणाली में बिल्कुल नहीं। दुनिया में तो मुद्रा है ही नहीं, तुम हमको चावल दो, हम तुमको गेहूं देते हैं, बात खत्म। बहुत आसान था, है ना। लेकिन अभी तो मैंने खाली आपको क्या बताया है, विशेषताएं। समस्या भी थी, कुछ कठिनाइयां भी थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, जिसकी वजह से आज के दुनिया में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित नहीं है। आज की दुनिया में मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलित है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी समस्याएं या कठिनाइयां थी। तो उन कठिनाइयों को भी देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयां थी। नंबर 1, दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या थी कि दोहरे संयोग का अभाव। यानी अगर मुझे गेहूं चाहिए और वो राम के पास है गेहूं, ठीक है, तो मैं राम से गेहूं मांगूंगा, और राम को चावल चाहिए, वो मेरे पास है, तो बदले में मैं राम को क्या दूंगा? चावल। ये बात तो ठीक है, मैं राम से गेहूं ले लिया और राम को चावल चाहिए तो मैं राम को चावल दे दिया, वस्तु विनिमय हो गया। लेकिन ऐसा संयोग हमेशा नहीं बनता है। मैं दूसरा संयोग बता रहा हूं आपको। राम को चावल नहीं चाहिए, राम को दाल चाहिए, और राम के पास गेहूं है। मेरे को गेहूं चाहिए और मेरे पास चावल है, दाल नहीं है, और मैं राम को बोलता हूं कि भाई मेरे को तुम गेहूं दे दो, मेरे से चावल ले लो। तो बोलेगा मेरे पास तो गेहूं भी है, चावल भी है, मेरे को तुम्हारा चावल नहीं चाहिए, मेरे को दाल चाहिए, और जो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? राम से मेरा संयोग नहीं बन पाया, अब मैं श्याम को खोजूंगा। श्याम के पास दाल है, चावल है, सब्जी है, लेकिन गेहूं नहीं है। श्याम बोलेगा अरे यार मेरे पास तो गेहूं है। अब मैं श्याम को भी छोड़, अब दूसरा आदमी, मतलब मुझे ऐसा आदमी खोजना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है लेकिन चावल भी चाहिए उसको। ऐसा जरूरतमंद आदमी चाहिए जिसके पास गेहूं भी हो और उसको दरकार हो किस चीज की? चावल की। मतलब हो सकता है ऐसा आदमी खोजने में मुझे हफ्ते भर लग जाए और तब भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मेरे पास चावल भरपूर मात्रा में है और मुझे गेहूं चाहिए, तो गेहूं मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो यही प्रॉब्लम आता है वस्तु विनिमय प्रणाली में कि मेरे पास जो सामान है वो उसको नहीं चाहिए और मुझे जो जरूरत है उसके पास जरूर है,
लेकिन मेरे पास जो चीज है वो उसको नहीं चाहिए, तब कैसे विनिमय होगा? नहीं हो पाएगा ना। यही प्रॉब्लम पैदा हुआ किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में। नंबर 2 है, दूसरी प्रॉब्लम है वस्तु विभाजन की समस्या। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम यूनिट यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, इकाई इकाई में बांट सकते हैं। जैसे चावल है, गेहूं है, दाल है, सब्जी है, गन्ना है। लो भाई तुम 4 ठो गन्ना ले जाओ, लो भाई तुम 2 किलो चावल ले जाओ और बदले में मुझे 1 किलो दाल दे दो। 1 किलो 2 किलो 3, हमारे पास 100 बोरी चावल है, किसी को 1 बोरी चावल दे दिए और 1 बोरी गेहूं ले लिए। ऐसा हो सकता है। मैंने कुछ चीजों को हम विभाजन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को विभाजन नहीं कर सकते हैं, और उस समय हमारे पास वस्तु विनिमय करने में प्रॉब्लम आती है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मैं 3 लोगों को चावल दे रहा हूं, मैं 3 लोगों से सामान ले रहा हूं। राम, श्याम और चलो मोहन। राम से मैं ले लिया दाल, श्याम से ले लिया चावल, मोहन से ले लिया गेहूं, और मेरे पास ये तीनों जो सामान दिए उनको देने के लिए एक ही चीज है, बकरी, है ना। अब मैं बकरी के 4 ठो पैर काट के इसको दे देता हूं, मुंडी को काट के इसको दे देता हूं, और उसके धड़ को काट के इसको दे देता हूं, तो उसकी कोई उपयोगिता हुई? या मेरे पास गाय है, गाय का पूंछ इसको दे देता हूं, गाय का पैर इसको दे, तो कोई उपयोगिता होगी? दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते, उसको समूचा को देना पड़ेगा। अब मेरे को ये 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो सब्जी दिया, अब मेरे को या तो उनको पूरी गाय को ही देना पड़ेगा, जो सामान वो दिए हैं उससे महंगी चीज मुझे देना पड़ेगा। मैं पूंछ को खाली काट के नहीं दे सकता हूं, है कि नहीं? तो वस्तु विनिमय में ये प्रॉब्लम भी आई कि हम जो सामान ले रहे हैं सामने वाले से, वो तो हमें दे दिया, लेकिन हमारे पास ऐसी चीज है जिसको हम टुकड़े टुकड़े में काट करके उसको नहीं दे सकते। अगर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो उस चीज की उपयोगिता शून्य हो जाती है ना। तो ये है वस्तु विभाजन की समस्या। ये दोनों जो समस्या है मुद्रा विनिमय में बिल्कुल नहीं आती है। वो अगर हमको 1 किलो दाल दिया है तो ले भैया तू 50 रुपए पकड़ और निकल, लेकिन हमारे पास पैसा तो है नहीं, गाय है, बकरी है, तो तब कैसे करेंगे? वस्तु को विभाजित कर नहीं सकते। समूचा बकरी या समूचा गाय दे दिए तो घाटे का सौदा हो गया, तो चलो भाई दाल के बिना ही काम चलाएंगे, तो भाग यहां से, ऐसे बोलना पड़ेगा, और उस चीज के बिना हमको जीना पड़ेगा। मने वस्तु विनिमय में ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी। एक तो दोहरे संयोग का अभाव और दूसरा वस्तु विभाजन की समस्या। एक और प्रॉब्लम आती थी वस्तु विनिमय में, धन संचय का। धन संचय का मतलब होता है धन को स्टोर करके रखना, है ना। आपने नोबेल पुरस्कार सुना है? दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो 4-5 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स के लिए, गणित, केमिस्ट्री के लिए, शांति के लिए, साहित्य के लिए,
अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जीवन भर की पूंजी को, एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी को बैंक में जमा करके रख दिया, उसके खाने वाले कोई नहीं थे, और बोला कि इससे जो ब्याज मिलेगा उसको दुनिया में जो विज्ञान साहित्य वगैरह के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, चिकित्सा क्षेत्र में, उनको प्राइज के रूप में उसके ब्याज को दे देना। आज भी हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 200-300 साल पहले मरा और उसका धन आज भी कोई अच्छा काम करने वाले लोग प्राइज के रूप में लेते हैं, और आगे 100 सालों तक लेते रहेंगे, या उससे आगे भी, जब तक दुनिया है अल्फ्रेड नोबेल का पुरस्कार मिलता रहेगा। साथ में बड़ी धनराशि मिलती है लोगों को जो नोबेल प्राइज पाता है उसको। अब उसके अंदर मत घुसो तुम लोग, चलो उसके लिए अलग क्लास ले लूंगा मैं, ठीक है। मैं अल्फ्रेड नोबेल के जीवनी के बारे में आपको बताने के लिए मुझे एक पीरियड चाहिए, उसके लिए अलग टाइम ले लूंगा, ठीक है। उन्होंने कैसे पैसे कमाया, और उन्होंने एक एफिडेविट बनाया कि मेरे पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, और आज भी वो पैसे प्राइज के रूप में लोगों को मिलता है। मैं इसके बारे में डिटेल आपको आधा 1 घंटे का क्लास होगा, मैं खाली टाइम में लूंगा। अभी इसको आगे करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, अल्फ्रेड नोबेल ने इतने साल पहले जमा धन किया, संचित किया, वो आज भी यूज हो रहा है, और आने वाले कई सालों तक यूज होगा अल्फ्रेड नोबेल का वो धन। यानी मुद्रा के रूप में जमा की गई राशि को सालों साल हम रख सकते हैं, है ना। आपके पिताजी या दादाजी आपके लिए पैसे रख दिए होंगे, उसे आप अभी उनके मरने के बाद भी आप उसको यूज कर सकते हैं। आप यूज नहीं करोगे तो आपके बाल बच्चे, आपके नाती पोते यूज करेंगे, वो पैसा खराब हो जाएगा क्या। मुद्रा को हम संचित करके रख सकते हैं कितने दिनों तक, मुद्रा को हमारे मरने के बाद भी वो संचित रहेगा, कुछ होना नहीं है उसको, है ना। परंतु क्या वस्तु को आप संचित करके रख सकते हैं? नहीं। चलो आपके पास बहुत ज्यादा चावल, धान उत्पादित हो गया, आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, धान का कटोरा में रहते हो, इत्तेफाक से आपके घर में बहुत ज्यादा धान का उत्पादन हुआ, बहुत ज्यादा धान हो गया। आप अपने नाती पोते के लिए रख के जा सकते हो क्या उनको? नहीं। क्यों? खराब हो जाएगा। आपके घर में बहुत ज्यादा टमाटर उत्पादित हुआ, आप अपने बच्चों के लिए बढ़िया से अलमीरा में रख सकते हो उसको, कि मैं हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उसको खाएंगे, ऐसा कर सकते हो? क्यों? खराब हो जाएगा। यानी वस्तु को हम संचित करके नहीं रख सकते, जबकि मुद्रा को हम संचित करके सालों साल रख सकते हैं। हमारे मरने के बाद भी वो काम आएगा मुद्रा, परंतु वस्तु को हम ज्यादा दिन तक संचित करके नहीं रख सकते। ये भी एक प्रमुख प्रॉब्लम है वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्रय शक्ति का हस्तांतरण को एक एग्जाम्पल से समझो आप। मैं पहले मुद्रा के बारे में बताता हूं कि अगर दुनिया में मुद्रा प्रचलित होती है तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। मतलब किसी को आपको पैसा देना है, पैसा भेजना है, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र या सगा संबंधी आपसे बहुत दूर रहता है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता वगैरह में, और वो आपको फोन करता है कि भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे को 1000 भेज दो, खाने पीने की समस्या है।
तो आपको पैसे को लेकर के दिल्ली जाना पड़ेगा क्या? आपका वो मित्र अगर दिल्ली में रहता है तो कैसे बेच सकते हैं? फोन पे, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग, और नहीं तो जाके बैंक में जाकर के उसके खाते में पैसा डाल सकते हैं आप। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। मुद्रा रहने पे पैसे को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, यानी जिसको हम क्रय शक्ति का हस्तांतरण कहते हैं, वेरी इजी है, बहुत सिंपल है, आसान है मुद्रा से ना। परंतु मुद्रा नहीं है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि दुनिया में मुद्रा नहीं है, सिर्फ वस्तुएं हैं। आप 100 एकड़ जमीन के मालिक हैं। आपका बेटा दिल्ली में पढ़ता है, अब बोलता है पापा मेरे को फलाना फलाना सामान चाहिए, आप भेजो। तो 1 एकड़ जमीन को उठा के आप दिल्ली भेज दोगे क्या? चलो मान लो 100 एकड़ जमीन नहीं, 100 गायें हैं आपके पास, एक गाय को उठा के दिल्ली भेज दोगे? वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान क्रय शक्ति का हस्तांतरण करने में कठिनाई है, भारी कठिनाई है, थोड़ा मोड़ा कठिनाई भी नहीं। इसीलिए भी मुद्रा विनिमय प्रणाली को अच्छा नहीं माना जाता है। और इन्हीं प्रॉब्लम के कारण धीरे 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 लोग दिमाग लगाने लगे, सोचने लगे। जिस प्रकार पहिए का आविष्कार हुआ, जिस प्रकार आग का आविष्कार हुआ, उसी प्रकार मुद्रा का आविष्कार हुआ। धीरे से लोग दिमाग लगाए कि ऐसा क्या करें हम कि ये प्रॉब्लम ना आए। तो पता नहीं किसी को बुद्धि आया होगा कि भाई ऐसा चीज बनाते हैं जिसको सब कोई स्वीकार करें, उसको सालों साल रखने से भी खराब ना हो। और फिर उन्होंने क्या बनाया? मुद्रा बनाया। एग्जैक्ट हिस्ट्री बिल्कुल पता नहीं है कि मुद्रा का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, लेकिन यह सत्य है कि मुद्रा का आविष्कार धीरे 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 हुआ है।